गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी की सेकंड क्लास, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी की आज सेकंड क्लास होगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। जो हमने पढ़ाया था उसका रिवीजन कर ले एक बार। कल क्या पढ़ाया था हमने हमने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है ना। फर्स्ट वाला हमने क्या बताया था, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, क्या होती थी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इसमें हम क्या कर रहे थे, जीवों और जीवधारियों का क्या कर रहे थे, जीवों और जीवधारियों का ही यूज कर रहे थे, है ना। जीवों और जीवधारियों का हमने उपयोग कर कुछ ऐसे उत्पाद बनाए हैं जो उनके लिए ही महत्वपूर्ण है ना, उनके लिए ही क्या है, उपयोगी। तो एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हमने जीवों व जीवधारियों का यूज करके, उपयोग करके एक ऐसे उत्पाद, वांछित उत्पाद बनाए हैं जिनका यूज उनके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए ही किया जाता है ना। तो ये है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा हमने सेकंड चीज देखी थी इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी। सेकंड चीज हमने क्या पढ़ा था, बायोटेक्नोलॉजी को पहले पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि पहले हम डीएनए पढ़ेंगे, बट फिर मैंने बोला कि डीएनए अगर हमें नहीं पता चला, जैसे डीएनए कुछ बच्चों को क्या है कि कुछ हिंदी माध्यम से, जैसे हिंदी वो होता है, उनका सब्जेक्ट होता है, कॉमर्स होता है, तो उनको नहीं पता होता कि डीएनए क्या है। तो डीएनए को समझाने से पहले मैंने आपको सेल समझाया था, है ना। क्योंकि सेल क्या है, ये छोटी सी सेल थी, बहुत छोटी सी। मैंने माइक्रोस्कोप लिया, इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अब मेरी सेल क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, ठीक है। अच्छा ये क्या था, ये ऊपर वाला लेयर क्या, ऊपर वाली लेयर क्या थी। अभी इसको, ये ऊपर वाली लेयर, इसको इरेज कर देती हूँ, ऊपर वाले को जस्ट की जगह रिवीजन में इसको इरेज करते जाएंगे। ओके, थोड़ा लिखने में आसानी होगी। तो ये क्या है, अपनी एक एनिमल सेल है। ये बाहर वाली लेयर थी, उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। पहले मेरे को जल्दी जल्दी से नाम बताते जाओ। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब ये सेल, जो सेल मेम्ब्रेन है आपका, ये क्या करता था, चैनल कवर करता था। जैसे कि हमारे घर के अंदर कौन आएगा कौन जाएगा, ये उसका काम करता है कि कोई भी, ये क्या करता है, अच्छी चीजों को तो अंदर आने देता है और गंदी चीजों को बाहर फेंकता है। ओके, इसके बाद मैंने सेकंड पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था न्यूक्लियस, बताया था ना, जिसे सेल का ब्रेन बोलते हैं, यानी केंद्रक। हम जब भी डीएनए की बात करते हैं तो सेल के कहाँ पर आते हैं, केंद्रक पे आते हैं, है ना। तो कोशिका के अंदर एक केंद्रक है, सेंटर है, जो कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। ओके, जो इसका मस्तिष्क कहलाता है। तो मैंने क्या किया, पहले केंद्रक को स्टडी किया। तो केंद्रक के अंदर क्या था, केंद्रक के अंदर थे डीएनए और आरएनए। क्या थे, डीएनए एंड आरएनए। ओके, डीएनए एंड आरएनए। अब मैंने कहा कि भाई मुझे तो जेनेटिक मटेरियल का अध्ययन करना है, आनुवांशिक पदार्थ का अध्ययन करना है, कि भाई ऐसी क्या चीज है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे माता पिता के गुण हम में आ रहे हैं ना। तो वो होता है डीएनए से, क्योंकि डीएनए हैव अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थ अपने पास रखता है, यानी कि वो लक्षण जो हमारे पेरेंट्स से हम में आए हैं, वो सारे लक्षणों को ये रखता है। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए में क्या होता है, क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर होते हैं जीन। क्या होते हैं, जीन। और जीन के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, यानी आनुवंशिक पदार्थ। ओके, जीन के अंदर क्या होता है, जीन के अंदर होता है आनुवंशिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, जिसमें हम चेंजेस करके हम जो भी लक्षण चाहते हैं, यानी कि अभी वो तो हम आगे पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक है। सबसे पहले हमने ये बताया था। अब मैंने बोला था इसको चारों तरफ से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर घेरे हुए होते हैं, है ना। ये कुछ सम स्ट्रक्चर हैं जो इसको घेरे हुए हैं चारों तरफ से। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। क्या बताई थी मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, ER। तो ये क्या कर रही थी, लिपिड
सिंथेसिस का वर्क कर रही थी। किसका वर्क कर रही थी? लिपिड सिंथेसिस का। तो इसने जो लिपिड सिंथेसिस का वर्क किया था और साथ ही साथ हमारी सेल को स्ट्रक्चर दी थी। क्या दी थी? शेप दी थी हमारी सेल को। तो ये फर्स्ट काम क्या कर रही है? हमारी सेल को स्ट्रक्चर या शेप देने का वर्क कर रही है। दूसरा, ये लिपिड सिंथेसिस में लिपिड संश्लेषण के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये आ गया अपना, इसमें ये डीएनए और आरएनए घूम रहे हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके ऊपर भी कुछ राइबोसोम पाए जा रहे थे जो बाइंडेड थे, है ना, और कुछ राइबोसोम खुले हुए पाए जा रहे थे, है ना, ऐसे घूम रहे थे पूरे। और इसके अंदर जो अपना जो मैंने बोला था कि जो पानी होता है, जो द्रव्य होता है केंद्रक के अंदर, उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो कोशिका के अंदर जो भी अपना जो पदार्थ, ये पानी होता है, द्रव्य होता है, उसे बोलते हैं अपन क्या? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। यानी कोशिका के अंदर का द्रव्य क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य। ओके, कोशिका के अंदर का जो वाटर है वो कहलाएगा कोशिका द्रव्य, और जो केंद्रक के अंदर जो पानी पाया जाएगा ये क्या कहलाएगा? केंद्रक द्रव्य। हम जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, जो कल पढ़ा था। और ये होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या वर्क कर रहा था अपना? राइबोसोम कर रहा था प्रोटीन सिंथेसिस। बताया था ना कल, आई थिंक याद होगा। प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था ना ये। प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का निर्माण कर रहा था। राइबोसोम क्या कर रहा था? प्रोटीन का निर्माण कर रहा था। सेकंड, इसके अंदर आया था माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, जो कि हमें, ये क्या होता है? ये होता है पावर हाउस, यानी कि बिजली घर। इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। यानी सेल का जो पावर हाउस होता है, तो पावर हाउस ऑफ सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि हमें एनर्जी देने का वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? एनर्जी देने का वर्क। एनर्जी दे रहा है ना? किस फॉर्म में देता है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है ना, बताया था ना कल। एटीपी क्या था? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। और इसके अलावा क्या था? लाइसोसोम था। जगह जगह हमारी सेल के अंदर लाइसोसोम पाया जा रहा था। अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया, कोई भी गंदी चीज हमारी सेल के अंदर आ गई और हमें इन्फेक्टेड करने लगी, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या है? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। ये क्या करेगा? उस पूरे, ये खुद फट जाएगा, डाइजेशन, या तो उसको डाइजेशन कर देगा और खुद फट जाएगा। क्या करेगा? पचाने का वर्क करेगा। जो भी गंदी चीजें आएंगी वो इस सेल को वहीं की वहीं खत्म करके पूरी सेल को पचाने का वर्क करेगा, जिससे हमारी जो आसपास की कई सेलें हैं वो इन्फेक्टेड ना हो। तो पता है, सेल इतनी छोटी होती है, अपन नहाते हैं ना तो उस टाइम पे बहुत सारी सेल अपन रिमूव करके आते हैं ना। सेल बहुत छोटी होती है, उसे अपन बेसिक अपनी जो आईज हैं, आंखों से देख नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में हमने ये कल हमने पढ़ा था, ये सारी चीजें पढ़ ली। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली जो चैनल का वर्क करती है, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जिसके अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। और इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए में क्या होता है? क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में जीन होते हैं, जीन के अंदर आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल किसमें हेल्प करता है? हमें, हमारे जो भी लक्षण हैं, हमारे जो आनुवांशिक लक्षण हैं जो हमारे पेरेंट्स से हम में आ रहे हैं, उनको ट्रांसफर करता है ये जीन। ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों को रखता है। आनुवांशिक लक्षण यानी जेनेटिक जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर करता है डीएनए। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इस पूरी सेल को स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है, इसके साथ साथ लिपिड फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? लिपिड फॉर्मेशन करता है, लिपिड का निर्माण करता है। फिर हमने देखा कि इसके अंदर इसके ऊपर कुछ राइबोसोम है। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन निर्माण के साथ साथ ये कुछ एक बाइंडेड होते हैं, एक फ्रीली होते हैं। इतना ही रखो यार। और इसमें क्या होता है? एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ये हमें एनर्जी देने का वर्क करता है। एक गोल्जी बॉडी होता है जो कि क्या करता है? सामान को ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का वर्क। जो भी चीज ले जानी होती है, लेके बाहर, जो भी चीज लेके आनी है, ऐसे कुछ भी ग्लूकोज वगैरह, जो भी एनर्जी वगैरह, ये एनर्जी दे रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट का वाहन का वर्क कर रहा है गोल्जी कॉर्ड।
है ना, गोल्जी बॉडी। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क कौन कर रहा है अपना, राइबोसोम। लिपिड सिंथेसिस का वर्क कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ ही साथ हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है। डीएनए के अंदर हमें क्या मिलता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जिन के अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल में हम चेंजेस करके अपने जो भी जैसी भी चीजें चाहिए हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक रिवीजन हो गया। फिर मैंने आपको बताया था ये थोड़ा पकड़ने में आसान होता है ना, इसलिए इसका यूज हो जाता है। तो फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, डीएनए के बारे में कुछ लिखाया था क्या। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और सेकंड पॉइंट क्या लिखाया था मैंने, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सेकंड पॉइंट क्या था, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। क्या होता है, हिंदी में लिख देती हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स या इंग्लिश में कैसे भी लिखवा लो, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है ना। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फेट अणु, है ना, फॉस्फेट अणु का बहुलक होता है। और जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो बनता है, जो न्यूक्लियोसाइड था वो किसका बनाया था अपन ने कल, राइबोस शर्करा और डीऑक्सीराइबोस शर्करा एंड नाइट्रोजनी क्षारक, है ना, नाइट्रोजनी क्षार जिस जो कौन, अच्छा ये नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से थे, प्यूरिन एंड प्रीमिडिन्स, ठीक है। प्यूरिन के अंदर कौन कौन से थे बेटा, आप बताओ, प्यूरिन के अंदर कौन कौन से थे, एडेनिन ग्वानिन। पिरिमिडिन के अंदर कौन कौन से थे, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। जब भी हमारा डीएनए बना होता है ना, ऐसे तो होता है डीएनए, थोड़ी बेसिक नॉलेज दे देते हैं। तो ये क्या होता है, ऐसे करके जीन होते हैं उसके अंदर, है ना। तो जब भी हम ये जीन का कोई एक मैंने जीन ऐसे करके काट लिया, पर ये जीन के इसके अंदर कौन कौन से अपने बोले थे ना क्षार होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो ये पहले इसके जो बॉन्डेड होता है वो एटी, इसमें होता है एटी, जो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं वो होते हैं सीटी, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो जीन है अपना, ठीक है, अगर मैंने कोई एक स्ट्रक्चर बीच में से काट ली, ये डीएनए था अपना पूरा, ठीक है, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब मैंने इसमें से एक स्टैंडर्ड काट लिया अपना, ठीक है ना, एक पार्ट काटा जिसको मैं जीन बोलती हूँ, इसको तो जीन बोलती हूँ, पर इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो यहाँ से जितनी भी ये स्ट्रेंथ है इसकी, इसको मैं क्या बोलूंगी, जीनोम। क्या बोलूंगी, जीनोम। ओके, हमारा रिवीजन हो गया, है ना। अब इसको साफ कर देती हूँ, और भी कुछ रह रहा हो रिवीजन में, आई थिंक इतना ही करवाया था कल। अब इसको साफ कर देते हूँ। अपन जो भी नोट्स बनाए हैं, देखो नोट्स को ना प्रॉपर बनाते जाना, अच्छे से लिखते जाना, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। ये पूरे जो नोट्स बनवाए जाएंगे यूपीएससी में, बार बार बोल रही हूँ,
कि यूपीएससी आरपीएससी जितने भी एग्जाम है सब में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और मैं नोट्स मेरा बनवाने का पर्पज़ यही है कि बच्चों के पास मोस्टली रहता है कि नोट्स ही नहीं हो पाते अच्छे से, समझा तो देते हैं बट शायद तो नोट्स नहीं हो पाते, इस वजह से चीज़ें आती हैं। तो नोट्स को अच्छे से बना के रख लेना। और मैं इतनी मेहनत इतना लिखा इसलिए रही हूँ कि आप भी अच्छे से लिख लो, है ना। कुछ बच्चे नहीं लिख पाते, इन लिखने में तो सच में मुझे भी बहुत जोर आता है ना। तो अभी क्या करते हैं, अपन ने एक बार रिवीजन कर लिया, आप पढ़ते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की संरचना, है ना। तो डीएनए की संरचना पढ़ते हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? आई थिंक लग रहा हो कि जल्दी जल्दी हो रहा है। एक्चुअली रिवीजन जब करते हैं अपन जल्दी जल्दी करते हैं, और कल अपन ने जो समझा था वो तो अपन ने धीरे धीरे किया ही था, है ना। तो मैं बताती हूँ डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना क्या होती है ना। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, संरचना मीन्स स्ट्रक्चर, है ना, पता ही तो नॉर्मल चीज है। डीएनए की संरचना, डीएनए एक द्विकुंडलित तंतुनुमा अणु होता है। द्विकुंडलित, लिखते जाओ, इतना ही लिखना है। ऐसे मैंने लिखा है द्विकुंडलित तंतुनुमा अणु, ओके। तंतुनुमा अणु, ये किसने बताया था? द्विकुंडलीय तंतुनुमा अणु बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ऐसे ही लिख लो, वॉटसन और क्रिक के अनुसार डीएनए एक द्विकुंडलीय तंतुनुमा स्ट्रक्चर होती है। जो आप स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई थी वो बना सकते हो, अभी बना लो। इस साइड में बना देती हूँ जिससे हमारा पूरा पेज खराब ना हो, है ना। तो फर्स्ट ऑफ दिस वन, एक मिनट जस्ट चेक। तो ये क्या था, मैंने बताया था कि मैंने ये काटा, एक पार्ट काटा। दिस इज द पार्ट ऑफ डीएनए जो मैंने काटा है, इसमें से डीएनए में से डीएनए अपना, ठीक है। यहाँ पे ए डबल बॉन्ड से टी, ए टी, और जो हमारा शी है वो ट्रिपल बॉन्ड से जी के साथ, है ना। अब ये डीएनए है, अब ये क्या कहलाएगा अपना, एक मैंने पार्ट काटा उसको बोलेंगे जीन, एंड ये पूरी स्ट्रक्चर इज जीनोम, ओके। ये पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये लेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ है, वो जीनोम है, ओके। ओके, आपको दिखाई दे रहा है ना पूरा वो, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे डीएनए की संरचना। अब डीएनए की संरचना, द्विकुंडली संरचना किसने दी थी? डीएनए की द्विकुंडली संरचना वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी। जो वॉटसन एंड क्रिक ने जो द्विकुंडली संरचना दी थी अपनी, उसको वो मैंने आपको साइड में बना ली, इसे साइड में आप बना लो, है ना। इसके बाद पढ़ेंगे जीन, है ना। क्या पढ़ेंगे अपन? जीन। व्हाट इज जीन, है ना। जीन क्या होता है? अब मैंने बताया था कि दिस जीन, जीन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए, एक छोटा सा पार्ट मैंने काट लिया डीएनए का। तो ये एक छोटा सा भाग है मैंने जो डीएनए का काटा है, उसे बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन, ओके। जीन, तो जीन इज अ पार्ट ऑफ अ डीएनए, एंड मैं इसको बताती हूँ जीन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ जीन को डिफाइन करने से पहले कि जीन हमारा बेसिकली इसको बताएंगे कि जीन, जीन में क्या होता है कि ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस में, है ना। कोशिका के अंदर क्या था? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या था? जीन। तो जो ये क्या है, जीन क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि हमारे कोशिका के केंद्रक में डीएनए में पाया जाता है, ठीक है ना। जीन एक आनुवंशिक पदार्थ है, लिखो, जीन एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका के केंद्रक में स्थित
डीएनए में पाया जाता है। अब मैं ये नहीं बताऊंगी क्रोमोसोम में, इसलिए डीएनए से पता है आपको क्रोमोसोम होता है, में पाया जाता जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। जिसमें, यहाँ सेकंड पॉइंट बना लो, थोड़ा अच्छे से लिखो, सेकंड लाइन से लिखो, ऐसे करके लिखो डैश देते हुए। जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं, जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। ओके, निहित होती हैं, जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। और यह आनुवंशिक सूचनाएं क्या करता है, यह जीन इन आनुवंशिक सूचनाओं को या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, इन आनुवंशिक सूचनाओं को यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। ये क्या करता है, इन आनुवंशिक सूचनाओं का ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करता है, पहुंचाता है। ओके, तो ये क्या करता है कि जीन इन आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। ठीक है, तो ये जीन हो गया अपना। अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। तो पहले जीन की डेफिनेशन जल्दी आई थिंक लिखी ली होगी, इतना साथ साथ इतने अच्छे से लिखा रही हूँ, तो इसको मैं एक बार साफ कर देती हूँ, फिर आपको समझाएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, इसे साफ कर देती हूँ, है ना। तो ये सारा लिख लिया होगा आप लोगों ने, और नहीं लिखा होगा तो मुझे पूरा भरोसा है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। कुछ लोग तो डेली डेली ऐसे आराम से वीडियो देखते हैं, फिर जो भी जरूरत होती है स्क्रीनशॉट लेते जाते हैं। तो ऐसा धोखा ना करें, अच्छे से पढ़ा करो जब भी आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप एक अच्छी मतलब आपने तैयारी कर रखी है पहले से और रिवीजन के लिए पढ़ रहे हो तो ठीक है, आराम से लेट के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो फिर तो। बट आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो फिर अच्छे से करो, है ना। पेन कॉपी लेके नोट्स वोट्स बना के एकदम सीरियस होके 1-2 साल अच्छे से तैयारी करो, एकदम सीरियस होके। तो ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीनीय प्रौद्योगिकी। ओके, पहले हिंदी में लिख देते हैं, फिर इंग्लिश में लिख देंगे। जीनीय प्रौद्योगिकी। ओके, जीनीय प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बताऊं। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है, बेसिकली मुझे कोई ऐसे मतलब आप मान के चलो किसी की, या मेरी ले लो, मेरे ब्राउन हेयर है, या फिर किसी बच्ची के ब्राउन हेयर है, या किसी पेरेंट्स के ब्राउन हेयर है, एक पेरेंट्स के ब्राउन हेयर है, एक के ब्लैक हेयर है, एक पेरेंट्स मतलब माता पिता में से माता के ब्राउन, पिताजी के ब्लैक। बट उनके माता पिता चाह रहे हैं कि जो हमारा बच्चा होगा उसके अंदर ब्लैक हेयर आने चाहिए, है ना, उसके जो बाल हैं वो ब्लैक आने चाहिए। तो क्या वो अपनी इच्छा के अनुसार ऐसे कुछ कर सकते हैं कि अपने बच्चे के अंदर जो ब्लैक हेयर वाला जीन को प्रभावी बना दे, इफेक्टेड बना दे, है ना। क्या होता है कि देखो जब भी हमें पता है कि जब भी बेबी का फॉर्मेशन होता है, बेबी का निर्माण होता है, तो एक क्रोमोसोम है अपने कहाँ से आता है, माता से, एक पिता से, है ना। एग एंड स्पर्म जब फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट। अब मैंने बोला इनमें तो दोनों का भागीदारी है कि जो भी एक माता से एक पिता से, पर मेरे को क्या चाहिए था इसमें कि दोनों के लक्षण आ रहे हैं ना आधे आधे, पर मेरे को एक तो वो चाहिए कि मेरे को ब्लैक हेयर चाहिए, और दूसरा मेरे को चाहिए कि ब्लैक हेयर के साथ साथ होना चाहिए कि बच्चा थोड़ा गोरा होना चाहिए, मम्मी पे जाना चाहिए, और तीसरी चीज़ होनी चाहिए
कि जो उसकी आईज है ना, अगर मम्मी की आईज थोड़ी भी जैसे अगर है जैसे नीली है, अगर नहीं भी है तो मुझे ब्लू आइज चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए। तो मैं क्या करूँगी हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा एक बेबी ऐसा अगर हमें चाहिए तो बहुत अच्छा बेबी मिल सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी जब भी मुझे ऐसा बेबी चाहिए तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसकी सेल लेवल पे जब भी ये फर्टिलाइजेशन हो रहा था एक फर्स्ट सेल बन रही थी, है ना। जैसे यहाँ पे मेल एंड फीमेल, ओके। ये तो आपको बेसिकली समझाने के लिए लिखना मत, स्पर्म एंड एग, ओके। एग ये फर्टिलाइजेशन कर फर्टाइल हो रहे हैं एंड फर्टाइल, और क्या बना रहे हैं जाइगोट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जाइगोट। तो यहाँ पे ये एक सेल बना रहे हैं ऐसे करके, जिसमें भी दोनों एग वो है, दोनों एक एक सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे एक जाइगोट बन रहा है। इसीलिए इसी जगह जाके मैं चेंजेस कर दूं। क्या कर दूं? इस सेल के अंदर ही जो हमारी एक सेल है ना, इस सेल के अंदर ही मैं क्या करूं, इस ये क्या है मेरी एक सेल बनी हुई है ना। देखो अभी क्या है, एक सेल बनी हुई है। इस सेल के अंदर मैं जाऊंगी, ये कोशिका है अपनी, एक कोशिका, ठीक है। इस कोशिका के अंदर क्या है अपन को पता है, न्यूक्लियस है ना। मैं न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में स्थित डीएनए के जीन में जाऊंगी, जीन, ओके। और उसके आनुवंशिक पदार्थ, यानी कि उसके जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, उसका जो भी आनुवंशिक पदार्थ होगा, आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ यानी जो भी कुछ होगा, 80 वगैरह जितने भी जीन होंगे हमारे साइड से लगे हैं, मान के चलो ऐसे करके कुछ ये लगे हैं, तो ये वाला मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको हटा दूं, है ना। और मुझे तो भाई वाइट हेयर ही चाहिए, तो ऐसे करके वाइट हेयर वाला इसमें ट्रांसप्लांट करके और इसको अच्छे से लगा के वाइट हेयर वाला ले आए, है ना। तो आने से मैंने क्या बोला कि हमारी जो फर्स्ट मेल से स्पर्म, फीमेल से एग, एंड जब हम फर्टिलाइज करके फर्टाइल होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें जाइगोट मिलता है जो वन सेल होता है ना। तो हमें जो भी चेंजेस चाहिए करने हैं उसके एक सेल के लेवल पे जाके करेंगे। तो एक सेल के अंदर हम क्रोमोसोम में स्थित डीएनए के जीन में स्थित आनुवंशिक पदार्थ के अंदर कुछ चेंजेस कर देंगे, जिससे उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। अब बोलोगे मैम फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है बाहर से दिखने वाले लक्षण। आई थिंक मेरी आवाज थोड़ी रफ तो नहीं आ रही ना। तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि बाहर से दिखने वाले लक्षण, है ना। तो मैंने क्या किया, इसके आनुवंशिक पदार्थ में चेंजेस कर दिए। क्या कर दिए? इसको साफ कर देती हूँ। तो मैंने इसके आनुवंशिक पदार्थ में चेंजेस कर दिए, बदलाव कर दिए। तो जो बदलाव के बाद आनुवंशिक पदार्थ में चेंजेस करने से क्या हुआ, इसका फिनोटाइप चेंज हो गया। फिनोटाइप यानी कि बाहर से दिखने वाले लक्षण। यानी अब मैं आपको बताती हूँ जीन प्रोडक्ट, अभी तो मैंने समझाया है, बेसिकली अभी लिखाएंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जीन ये प्रौद्योगिकी क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी भी सेल के कोशिका में स्थित कोशिका में स्थित डीएनए के जीन में स्थित आनुवंशिक पदार्थ में चेंजेस करके उसके फिनोटाइप को चेंज करके जैसा भी हमें बेबी चाहिए उसके आनुवंशिक पदार्थ में कृत्रिम विधियों के द्वारा, हम ना ऐसे नहीं करें। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, दिस इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। ये क्या है, एक आर्टिफिशियली मेथड है जिसके द्वारा हम इसका यूज करते हैं। तो दिस इज अ आर्टिफिशियली मेथड जिसका हम यूज लैब के अंदर करते हैं। जो भी पेरेंट्स इच्छुक होते हैं अपने बच्चों में कुछ इम्पोर्टेंट स्पेशल फीचर्स के लिए, वो क्या अभी तो ऐसे है ना, तो वो क्या करते हैं, जाते हैं डॉक्टर्स के पास। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनकी जीन के अंदर उनके आनुवंशिक जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर चेंजेस कर देते हैं, जिससे जो भी वो भी आर्टिफिशियली मेथड, बाय द आर्टिफिशियल मेथड, ओके ना। तो किससे चेंजेस करते हैं, आर्टिफिशियली मेथड के द्वारा
जो भी इनको चेंजेस चाहिए होते हैं वो सारे चेंजेस करते हैं और एक अच्छा बेबी प्राप्त कर लेते हैं, जो जैसा भी इन्हें चाहिए। तो ये क्या है, हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ओके, उसके फिनोटाइप में चेंजेस करके। और अच्छा सा, जैसे आपने सुना होगा ना बीटी कपास, तो देखो बीटी कपास में क्या था कि एक बैक्टीरिया था जो उसको खा बीटी, जितने भी हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारा अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था कपास का, पर उस प्रोडक्शन में वो एकदम गिर गया। कैसे गिर गया कि बीटी कपास को एक एक वर्म था, पिंक ब्लू ऐसा कुछ था, नाम में कोई मैं एकदम रिमेन नहीं कर पा रही, याद नहीं कर पा रही, पर जो वो था ना बैक्टीरिया, वो क्या करता था, पूरी कॉटन को अंदर से खाया, कपास को अंदर से खा जाता था। जब वो कपास को अंदर से खा जाता था तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन हमारा जो कपास का था रातों रात गिर गया। कपास का जो प्रोडक्शन था वो रातों रात गिर गया। ऐसा क्यों हुआ कि भाई उसके मतलब जो हमारा जो कपास था वो रातों रात में एक बैक्टीरिया आया, वो कपास को अंदर से, अब वो बहुत कोशिश की कि अब हम एक एक बैक्टीरिया को अंदर से कैसे मारे उसके अंदर, है ना। तो हमने दवाइयाँ, कुछ लोगों ने दवाइयों का यूज किया, पर दवाइयाँ इतनी महंगी थी, है ना। अपन कितना, अब अपन बहुत ज्यादा महंगी हो रही थी। तो सबसे पहले क्या था, कपास जो हमने बीटी कपास बनाया उससे पहले की प्रोसेस क्या थी, एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया था, उसने क्या किया था, कपास को अंदर से खाता गया। और जो जितनी भी जैसे कि ये खाद्य वगैरह थे, खाद वगैरह आते हैं, बहुत महंगे आ रहे थे, है ना। मैन्यूर वगैरह, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, मतलब तो एक किसान बेसिकली ऐसे जब मतलब नहीं यूज कर पाता। तो साइंटिस्टों ने बोला कितना है ये, कैसे इतना सारा फर्टिलाइजर और ये इतनी दवाइयां यूज करेंगे, तो इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा किसानों को, है ना। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, क्यों ना हम, ये कपास है हमारी, है ना, जब कपास आती है वन सेल पे आती है, तो हम क्या करें, कपास को सेल के लेवल पे जाके उसके डीएनए में स्थित जीन में क्या करें, उसके डीएनए में स्थित जीन जीन के जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल में एक ऐसी कुछ ऐड कर दें बाहर से, है ना, कुछ ऐसा ऐड कर दें जिससे जब भी ये बैक्टीरिया इसको खाए और मर जाए, है ना। क्या करें हम लोग, मैंने क्या किया कि भाई मैं एक ऐसी कपास बनाना चाहती हूँ कि मुझसे ऐसे नहीं होता कि मैं तो मार्केट से डायरेक्ट ऐसा बीज लेके आऊंगी जिससे मैं खेतों में इस बीज को उगाऊंगी और मेरे कोई भी बैक्टीरिया है मेरे कपास को नहीं खा सकता, मेरा कपास तो बढ़िया रहेगा और मैं एक अच्छी किसान बन जाऊंगी, ठीक है ना। तो मैं जब अच्छी किसान बनूंगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा। और अच्छी किसान कब मिल बनूंगी मैं, जब मार्केट के अंदर एक अच्छा बीज मिल जाएगा मेरे को, एक ऐसा बीज जिसको मैंने उगाया और उसके अंदर कपास आया तो उस कीड़े ने खाया, तो कीड़ा खुद मर गया और कपास, मेरे कपास को कुछ नहीं हुआ, है। तो कीड़ा खाएगा ही नहीं, एक दो कीड़े मरेंगे साथ साथ के, देखेंगे कि मरते जा रहे हैं, इसको खाने के बाद तो कोई नहीं खाएगा। तो मैंने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल में उसकी मैं चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया, हिंदी में लिख देती हूँ, मैंने इसके जेनेटिक मटेरियल में बदलाव कर दिया, ठीक है बेटा। देखो मैंने इसके जेनेटिक मटेरियल बदलाव करके एक ऐसी कपास बना दी जिसको जब भी कीट खाएगा, बीटी कपास या बीटी कॉटन, ठीक है। मैंने ऐसी कपास या बीटी कॉटन बना दी जिससे क्या होगा, जब भी कीट इसको खाएगा तो मर जाएगा, है ना। जब भी कीट इसको खाएगा तो क्या होगा, मर जाएगा। और ये करने के बाद साइंटिस्टों को लगा ये तो भाई, जब हम कॉटन के साथ कर सकते हैं, कपास के साथ कर सकते हैं, फिर उन्होंने धीरे धीरे ये कई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने फ्लेवर सेवर टमाटो पोटैटो और जाने क्या क्या बनाए, ऐसे सड़न रोधी और बहुत सारी चीज़ें बनाई, सड़न रोधी एप्पल वगैरह बहुत सारी जो चीज़ें बनाई थी ना, तो वो बनाते चले गए। तो इससे अब देखो ये टेक्नोलॉजी, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कि हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारी सेल, हमारी कोशिका के स्थित, किस में जा रहे थे, हमारी कोशिका के स्थित, कोशिका के अंदर स्थित, केंद्रक के अंदर स्थित, क्रोमोसोम में स्थित डीएनए के अंदर जीन के आनुवांशिक पदार्थ में चेंजेस करके मन वांछित उत्पाद चाह रहे हैं। हमें चाहिए कि भाई हमारा, हमें ये वाली क्वालिटी चाहिए, हमें ये चाहिए, वी वांट टू, अगर हम चाह रहे हैं कि हमें जो भी क्वालिटी चाहिए वो मिल रही है हमें सारी क्वालिटी, तो हम एक जीनीय लेवल पे जाके, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे जाके उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। सेम नैनो टेक्नो, अभी नैनो टेक्नोलॉजी जब अपन पढ़ेंगे,
ऐसे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हो रहा है ना, एकदम छोटे लेवल पे जाके हमने उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस किए तो उसके गुण ही चेंज हो गए, है ना। ऐसे ही हमारे नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम ऐसे पढ़ेंगे, एकदम मटेरियल या पदार्थ के सबसे छोटे लेवल पे जाएंगे, उसके चेंजेस करेंगे, उसके पूरे गुण चेंज हो जाएंगे, है ना। बहुत अच्छे गुण मिलेंगे हमें। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार लिख लो। एक बार हिंदी में लिख लें इसको। अगर आपको ये डायग्राम बनाना था ना, तो पोज करके पीछे जाके बना लेना, और साइड में थोड़ा रफ वर्क करके डाल के ऐसे साइड में बना लेना, छोटे छोटे स्ट्रक्चर। जैसे कि ये आप स्ट्रक्चर बनाओगे, इससे हेल्प क्या हो जाएगी आपको समझने में, जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आप साइड में बना लेना, और साथ ही एक काम करना, जैसे मैं लिखाती जा रही हूँ डेफिनेशन को, उनको साथ में नोट्स तो प्रॉपर बनाने हैं ना, क्योंकि नोट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अगर आपका आज मन नहीं हो रहा पढ़ने का, 4 दिन बाद भी हुआ, 1 महीने बाद भी हुआ, तो हाँ कम से कम मेरी वीडियो आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार पढ़ के नोट्स को पढ़ के अपना काम चला सकते हो। तो जीनीय प्रौद्योगिकी क्या है? किसी भी जीव के आनुवांशिक किसी भी जीव के कोशिका में स्थित किसी भी जीव, अब देखो आपको डेफिनेशन अपने आप याद हो रही होगी, मैं याद नहीं करा रही। किसी भी कोई भी जीव है, जीव के अंदर कोशिका है, कोशिका के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर आनुवांशिक पदार्थ है, उसमें हम आर्टिफिशियली मेथड के द्वारा, कृत्रिम विधियों के द्वारा जो भी चेंजेस कर रहे हैं, इसको ही हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, तो एक बार अपन लिखते, अगर आगे से तो मैं ऐसे ही बोल बोल के लिखा दिया करूंगी। तो एक बार लिखा दो, थोड़ा पूछने के लिए बोलो। चलो लिख ही लो बाद में। किसी भी जीव की कोशिका, किसी भी जीव की कोशिका, हाईलाइट कर दिया मैंने, किसी भी जीव की कोशिका में स्थित आनुवंशिक पदार्थ में, है ना। एक्चुअली इसलिए क्या था, ये थोड़ा पोज कर दिया था हमने वीडियो, क्योंकि वो ऊपर वाला साइड दिख नहीं रहा था आपको, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अभी नीचे लिख लेंगे। जब आपको दिख नहीं रहा, मेरी मेहनत ही खराब हो जाए, तो फिर नीचे ही लिख लेते हैं, है ना। इसीलिए इसको थोड़ा पोज कर दिया था। किसी भी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में, किसी भी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में बदलाव करने की प्रक्रिया, बदलाव करने की प्रक्रिया। अब इतनी छोटी सी डेफिनेशन को हमने डिफाइन कितने अच्छे से किया, है ना। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, किसी भी जीव के आनुवंशिक पदार्थ, किसी भी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में बदलाव करने की प्रक्रिया जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहलाती है? जीनीय प्रौद्योगिकी कहलाती है, ठीक है ना, जीनीय प्रौद्योगिकी कहलाती है, गिकी कहलाती है। ओके, ठीक है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस कर, हाँ रुको रुको सॉरी, चेंज पदार्थ में, यहाँ पे लिख दो आर्टिफिशियली मेथड, नीचे लिख देती हूँ, आनुवांशिक पदार्थ में कृत्रिम विधियों के द्वारा, कृत्रिम विधि के द्वारा, सॉरी ये आप मैं थोड़ा देख ना पाई, मतलब थोड़ा ध्यान ना दे पाई। ओके, तो इतना ध्यान नहीं रहा था, एकदम जल्दी जल्दी में लिखने की थोड़ा सा ऐसा एकदम घूम जाता है उसके अंदर। तो किसी भी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में बदलाव करने की, किसी भी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में कृत्रिम विधि के द्वारा बदलाव करने की प्रक्रिया प्रोजीनीय प्रौद्योगिकी कहलाती है। ओके, किसी भी जीव के, फिर से बोलो मेरे साथ, किसी भी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में कृत्रिम विधियों के द्वारा बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीनीय प्रौद्योगिकी कहलाती है। यानी कि मैंने क्या किया, कोई भी जीव के अंदर गई, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस कर दिए, उसका फिनोटाइप चेंज कर लिया जैसा भी मुझे चाहिए था। अब सेकंड, अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम क्या पढ़ेंगे? अब देखो इसके अंदर क्या क्या हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम क्या एग्जाम्पल लिख लो जो अपन पढ़ेंगे।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनर्संयोजी, पुनर्संयोजी डीएनए, पुनर्संयोजी डीएनए। ओके, पुनर्संयोजी डीएनए एग्जाम्पल क्या है इसका? पुनर्संयोजी डीएनए, जो हमें डीएनए चाहिए, ऐसा डीएनए जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जैसे मतलब जो भी मेरे को क्वालिटी चाहिए एक ऐसा, ये भी हम पढ़ेंगे। ये सारे एग्जाम्पल लिख रहे हो ना आप, जब भी लिखाऊंगी उनको आप पढ़ाऊंगी और मैं आपको। एक होता है जीन एडिटिंग, ठीक है, जीन एडिटिंग, इसको ऐसे ही लिख लो इंग्लिश में, जीन को जोड़ना है ना, एडिटिंग मतलब पता है, जीन को जोड़ना। एक एग्जाम्पल है जीन थेरेपी, कि मैं जीन थेरेपी भी हम आगे पढ़ेंगे, जीन थेरेपी। ओके, इसको ऐसे ही लिख लेना, थेरेपी की स्पेलिंग देखेंगे, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी, तो इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम पढ़ेंगे, अब एक बार इसको लिख लो, एक बार रिवीजन भी कर लेना जल्दी से। जब तक इसे देखो, आप लिखो, जो लिखा है उसको रिवीजन करो थोड़ा, 1 मिनट रुको। चलो लिखो, हो गया, इसको इरेज कर दो, साफ कर दो, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। अपन नया टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले इसको साफ कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा साफ करके लिखते हैं ना, तो थोड़ा मतलब जगह अच्छा, स्पेस अच्छा मिल जाता है। आई थिंक आपने लिख तो लिया ही होगा, अगर नहीं लिखा तो थोड़ा वीडियो को रोक के आराम से लिख लो। ओके, वीडियो के रोक के भी लिख सकते हो आप लोग, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि आप वीडियो को रोक के लिख सकते हो। देखो मुझे कितनी सारी नॉलेज है, मैं आपको बता दूंगी कि वीडियो को रोको, आप लिख भी सकते हो। चलो, तो अभी स्टार्ट करेंगे। संरचना के आधार पर अपन देखते हैं, है ना, जो भी हमारे संरचना के आधार पर हम जैव प्रौद्योगिकी देखते हैं। इसको भी चेक वो कर दो साहब ने कुछ, तो इसको ही लिख लेंगे। संरचना के आधार पर जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। संरचना के हेडलाइन डालो, अभी दिख नहीं रहा, नीचे लिख देते हैं, है ना, नीचे लिख देते हैं, बीच में से स्टार्ट करते हैं, नहीं दिख रहा होगा कुछ। संरचना के आधार पर जैव प्रौद्योगिकी, ओके, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी ऑन बेसिस, किस बेसिस पे ले रहे हैं अपन? स्ट्रक्चर के पे, है ना। जैव प्रौद्योगिकी इंग्लिश में बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, और संरचना स्ट्रक्चर तो पता ही है, तो आप लिख ही लोगे, इंग्लिश मीडियम वाले तो इंटेलिजेंट होते हैं। तो संरचना के आधार पर जैव प्रौद्योगिकी, इसके 2 टाइप हैं, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए, मतलब पहले समझ लीजिए, वैसे लिखा दिया है वही है। एक है जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, एक क्या है, इंग्लिश में पहले हिंदी में लिख देते हैं, जेनेटिक जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि आनुवंशिक, इंग्लिश में देख लो इसको, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बायोटेक्नोलॉजी तो पता ही है, अपन चैप्टर पूरा पढ़ रहे हैं तो इतना तो सबको पता ही है कि अपन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी और नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसके ये तो मैंने पढ़ लिया है, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी है कि अभी जो अपने पढ़ी थी ना, जीनीय प्रौद्योगिकी, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी वही है, अपन जीनीय प्रौद्योगिकी पढ़ी थी ना, जिसके जेनेटिक इंजीनियरिंग उसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, किसी भी जीव की कोशिका के स्तर पे जाएंगे, है ना, किसी भी जीव की कोशिका में स्थित आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन कर अब मनवांछित उत्पाद प्राप्त करना क्या है, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, किसी भी जीव या सूक्ष्म जीव के
गुणों का उपयोग कर, उन्हीं के गुणों का उपयोग कर विशिष्ट उत्पाद प्राप्त करना, ठीक है ना, अविशिष्ट उत्पाद प्राप्त करना। तो इसके तहत जीवों तथा सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक गुण, इसमें क्या है, जीवों और सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक गुणों का यूज करके हम अविष्ट उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो इसको ही लिख लो, किसी भी जीव के, जो बहुत देर से समझा रहे हैं वही अभी लिखा है, सेम वही चल रहा है। किसी भी जीव के, लिखो किसी भी जीव के कोशिका में स्थित, कोशिका में स्थित आनुवंशिक पदार्थ में आनुवंशिक पदार्थ में बदलाव कर वांछित उत्पाद प्राप्त करना, वो जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है, वांछित उत्पाद प्राप्त करना। ओके, लिख लो। एग्जाम्पल में पुनः वही चीजें डाल लीजिए आप। कौन कौन सी चीजें डाल लीजिए एग्जाम्पल के अंदर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी पुनर्संयोजी डीएनए, पुनर्संयोजी डीएनए, पुनर्संयोजी डीएनए एंड जीन थेरेपी, जीन थेरेपी सॉरी, जीन थेरेपी, ओके, जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग, नीचे दिख रहा है आपको, आई थिंक दिख रहा होगा यहाँ तक तो, जीन एडिटिंग, ठीक है। और नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लिखो किसी भी जीव या सूक्ष्म जीव, किसी भी जीव, ये पातो नहीं लगता ना, जब थोड़ा पास ध्यान रखना, किसी भी जीव तथा सूक्ष्म जीव, किसी भी जीव तथा सूक्ष्म जीव के प्राकृतिक गुणों, के प्राकृतिक गुणों का उपयोग कर, गुणों का उपयोग, प्राकृतिक गुणों का उपयोग कर अभीष्ट उत्पाद प्राप्त करना। हाँ, इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, पता चले कि ये क्या मिला गया। हाँ, अभीष्ट उत्पाद, अभीष्ट उत्पाद प्राप्त करना। ओके, ठीक है। किसी भी जीव की कोशिका में स्थित आनुवंशिक पदार्थ में बदलाव कर वांछित उत्पाद प्राप्त करना, ठीक है। और किसी भी जीव तथा सूक्ष्म जीव के प्राकृतिक गुणों का उपयोग कर अभिष्ट उत्पाद प्राप्त करना, नॉन जेनेटिक बायोट। इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। ये सभी जो आपको एग्जाम्पल्स लिखाए जा रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल्स आपको करवाए जाएंगे अच्छे से, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये एग्जाम्पल्स ही हैं जिनका हमने यूज, हमने क्या क्या चेंजेस करके हमने क्या क्या बनाया और कैसे बनाया है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जैव संसूचक लिखते, एग्जाम्पल्स लिख लो, एक बार लिख लो पोस्ट करके जैसे। लिख लिया? इसके एग्जाम्पल हो गए, इसके भी। हाँ, इसमें एक दो एग्जाम्पल और इंक्लूड कर लो। जैव सूचना विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, जैव हस्ताक्षर, ओके। ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। प्रेशराइज्ड मत होना हस्ताक्षर कि मैम क्या करा रही है। आई थिंक जितना कराया है तो आप लोगों को समझ में तो आया ही होगा। तो सबसे पहले तो हम जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर अब हमने ये सब तो चीजें पढ़ ली है ना। अब हम पढ़ेंगे पुनर्संयोजी डीएनए, है ना, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि हमने पुनर्संयोजी डीएनए कैसे बनाया। हमने एक ऐसा डीएनए जो भी हमें मतलब गुण चाहिए थे अपनी संतान के अंदर,
वो गुण हम कैसे लेके आए, तो वो हम गुण कैसे लेके आ रहे हैं, पुनर्संयोजी डीएनए के द्वारा। और जीन एडिटिंग के अंदर तो एडिट करते हैं जीन को बाहर से एडिट करके उनकी भी सही करके, और थेरेपी के अंदर उसी जो खराब जीन होती है हमारी उसी जीन को सही कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया। एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। तो टाइम कितना हो गया, अभी 1 आवर नहीं हुआ होगा आई थिंक। 10 मिनट और रह रहे हैं अपने पास। ओके, 1 आवर में ठीक है। तो पुनर्संयोजी डीएनए टेक्नोलॉजी आज ही करवाएं या फिर कल करवा दें? आई थिंक मुझे लग रहा है आप पे ज़्यादा हो जाएगा तो कल ही करवा देते हैं। तो आज जितना करवाया था तो एक बार रिवाइज कर लें जल्दी जल्दी, है ना। आज क्या क्या करवाया था मैंने आपको? अच्छा, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? चलो एक नॉर्मल सी अब तक जो हमने पढ़ लिया एक बार रिवीजन, पुनः रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़वाया था? सबसे पहले तो हमने शुरू से स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास से। हमने फर्स्ट क्लास में क्या किया था? हमने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है ना। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बताया था ना। आई थिंक इंग्लिश सॉरी, इंग्लिश मीडियम को भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इतनी ज़्यादा, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी टर्म्स है इंग्लिश मीडियम, जैसे जैव प्रौद्योगिकी को अपन बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, आनुवंशिक पदार्थ को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होंगी चीज़ों को लेके। और जो भी आ रही है तो एक बेसिक कोई बुक ले लो वहाँ से, और पहले तो नोट्स बनाओ और समझो चीज़ों को, टॉपिक क्लियर होना चाहिए लैंग्वेज से, क्योंकि अपन तो बचपन से हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इतनी आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको भी। ओके, जैव प्रौद्योगिकी हमने ये पढ़ा था ना। हमने क्या बोला था इसमें? जीव और जीवधारियों के, क्या किया था? जीव और जीवधारियों के, अच्छा क्या बोला, ये क्या करवाया था? जीव और जीवधारियों का ही उपयोग करके हमने क्या बना, इनका ही उपयोग कर रहे थे हम लोग, और इनका ही उपयोग करके इनके लिए ही उपयोगी उत्पाद बना दिए। इनका उपयोग करके हमने ऐसे उत्पाद बनाए जो इनके लिए ही क्या है, उपयोगी, है ना। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंतर्गत, ऐसी तकनीक जिसके अंतर्गत जीव व जीवधारियों का उपयोग कर हमने ऐसे उत्पाद बनाए जो इनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सेकंड टॉपिक पढ़ाया था अपन ने सेल। सेल को तो बहुत अच्छे से बता चुके हैं। ये सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली, आज हिंदी में समझा देते हैं। ये कोशिका झिल्ली होती है, बताया था, बार बार लिख रहे हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ लिख के। कोशिका झिल्ली, ये न्यूक्लियस है अपना, यानी केंद्रक, सॉरी हिंदी में लिखना था भूल गए। ये केंद्रक यानी न्यूक्लियस, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक यानी कोशिका, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव पाया जा रहा था, केंद्रक द्रव। अब कुछ बोलोगे मैम आपने तो बताया था कि इसके अंदर डीएनए आरएनए, अभी डीएनए आरएनए भी पाया जाता है अपना। ओके, डीएनए आरएनए भी पाया जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ डीएनए और आरएनए। ओके, डीएनए हैव जेनेटिक मटेरियल रीड कराया था। जो आरएनए होता है वो वायरस वगैरह जो भी होते हैं ना, उनका वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है। आपने देखा होगा कि जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा अपनी कॉपियाँ बना लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपनी कॉपियाँ बनाते हैं, है ना। तो ये हो गया। इसके चारों तरफ अपन ने क्या बताया था, ऐसे बना देती हूँ, क्या बताया था कि ईआर पाई जाती है। ईआर यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, है ना, बताई थी ना अपने आपको। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपन को क्या देता है, एनर्जी देता है। ये लाइसोसोम है जो डाइजेशन का वर्क करता है, और ये गोल्जी बॉडी है जो क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रहा है। ये राइबोसोम है जो क्या कर रहा है, सिंथेसिस, प्रोटीन किसका सिंथेसिस, राइबोसोम किसका सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। ईआर किसका सिंथेसिस कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस कर रहा है, और स्ट्रक्चर यानी शेप देने का वर्क कर रहा है ना। अभी कुछ रह रहा है? हाँ, ये अपना वाटर है जिसे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ये करवाया था। इसके बाद क्या करवाया था, इसके बाद बताया था डीएनए की स्ट्रक्चर, है ना। क्या बताई थी अपन ने, डीएनए की स्ट्रक्चर। ये वाले पॉइंट हो गए, इधर दिख रहा होगा, इधर लिख लेते हैं। फर्स्ट अपन ने ये स्टार्ट कराया था रिवीजन में, डीएनए स्ट्रक्चर बताई थी ना। डीएनए स्ट्रक्चर कौन सी थी, द्विकुंडलित
कौन सी थी? द्विकुंडलित तंतुनुमा संरचना बताई थी ना, पढ़ते जाओ, अपने नोट्सों को देखते जाओ। जो किसने दी थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दी थी? वॉटसन एवं क्रिक। ओके। एंड इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? जीन पढ़ा था, है ना। जीन क्या था? बताया था ना, ये एक आनुवांशिक पदार्थ है। ये क्या है? एक जीन क्या है? आनुवांशिक। ये लिखा इसलिए रहे कि देखो, यूपीएससी और आरपीएससी में जब भी मेंस होता है तो उसके अंदर में लिखना होता है। अपन आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें कुछ तो लिखना, अगर उसमें आ गया जीन तो अपन ऐसे तो नहीं जीन मैंने डिफाइन किया ये एक आनुवंशिक पदार्थ है ऐसे दिखा के डिफाइन करके विद डायग्राम। अगर अच्छी बात है, अगर आपको, क्योंकि डायग्राम तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर हमको आ रहा है बनाना। अगर नहीं है तो जो लिखा रहे हैं ना उसको नोट को प्रॉपर बनाना जिससे आपको भविष्य में काम आए ये। तो जीन क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है जो कि ये क्या करता है, एक क्या कर रहा था, जो आनुवंशिक सूचनाएं थी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा था? इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और एक जनरेशन से वन जनरेशन टू दूसरी जनरेशन यानी अनदर जनरेशन, ओके, को ट्रांसफर करता है। ओके, क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का सॉरी ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का वर्क कर रहा है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। अब इस वाले को साफ कर दो। अब यार नहीं करूँ, इसको बनी रहने देती हूँ, ठीक है। इधर लिखने की कोशिश करती हूँ, फिर इधर दिख रहा है, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, है ना। तो इतने में छोटा छोटा लिख के कोशिश करते हैं। फिर हमने पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग ध्यान आया? क्या था बताओ? जेनेटिक इंजीनियरिंग था जेनेटिक यानी आनुवांशिक प्रौद्योगिकी, ऐसे कुछ था। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक प्रौद्योगिकी। ओके, इसके अंदर मैंने क्या बताया था? किसी भी जीव के, क्या बताया था? जीव के आनुवांशिक पदार्थ में कहाँ पे जाएंगे? जीव की कोशिका में स्थित आनुवांशिक पदार्थ में क्या कर रहे थे? किन विधियों के द्वारा? कृत्रिम विधियों के द्वारा। किसके द्वारा? जीव के कोशिका में स्थित आनुवांशिक पदार्थ तो लिख देती हूँ, ठीक है। जीव की कोशिका में स्थित आनुवांशिक पदार्थ में कृत्रिम विधियों के द्वारा बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना। बदलाव करने की जो भी प्रोसेस है, प्रक्रिया लिख देती हूँ, प्रक्रिया जेनेटिक इंजीनियरिंग कहला देती है। अब हमने क्या पढ़ा था? संरचना के आधार पर जैव प्रौद्योगिकी, है ना। संरचना के आधार पर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी। इसको 2 टाइप में डिवाइड किया था। कौन कौन सा था? फर्स्ट टाइप इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, सॉरी जैव प्रौद्योगिकी, एक मिनट। फर्स्ट टाइप इज जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। सेकंड क्या था बेटा? सेकंड क्या था? नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इसके अंदर क्या बताया था? किसी भी जीव की कोशिका में स्थित आनुवंशिक पदार्थ में चेंजेस कर विशिष्ट उत्पाद प्राप्त करना, है ना। तो इसकी एग्जांपल क्या था? डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्संयोजी डीएनए, है ना। एग्जाम्पल क्या था? पुनर्संयोजी, हिंदी में पुनर्संयोजी डीएनए। जी नीचे लिख दिया है, अभी नीचे हाथ वर्क नहीं करता तो अच्छे से लिख लेना, मैं बोल देती हूँ। पुनर्संयोजी डीएनए। सेकंड क्या था बताओ? जीन एडिटिंग एंड जीन थेरेपी। ओके, जीन थेरेपी। और इधर की साइड क्या था? नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या था कि हमने किसी भी जीव या सूक्ष्म जीव के प्राकृतिक गुणों का उपयोग किया। किन गुणों का उपयोग किया? हमने किसी भी जीव और सूक्ष्म जीव के कौन से गुणों का यूज किया? प्राकृतिक गुणों का, है ना। किसी भी जीव और सूक्ष्म जीव के, ये दिख रहा है क्या यहाँ पे?
अगर नहीं दिख रहा हो तो इट्स ओके, इतना वो लोड नहीं है, बता रहे हैं वही चीज़ें लिखाई हैं वही चीज़ें हैं, तो प्रेशराइज मत होना। प्राकृतिक गुणों का यूज कर हमने अवशिष्ट उत्पाद प्राप्त किए थे, है ना। अवशिष्ट उत्पाद हमने इतना ही पढ़ाया था। इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल सुन लो। अभी कुछ मत दिखाओ, मत नीचे मत दिखाओ, इतना ही ठीक है। इसके एग्जाम्पल सुनो। जैव संसूचक, जैव हस्ताक्षर, जैव विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान। ओके, तो अपन ने देखो रिवीजन कर लिया ना कि अपन ने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी, उसके अंदर जैव प्रौद्योगिकी की डेफिनेशन क्या थी, ऐसी तकनीक जिसमें जीव और जीवधारियों का ही उपयोग कर महत्वपूर्ण विशिष्ट उत्पाद बनाना जिनका उपयोग उनके लिए ही किया जाना, है ना। सेल को बता दिया था, ये कोशिका झिल्ली है, ये न्यूक्लियस था, केंद्रक था, केंद्रक के अंदर क्या थे, डीएनए आरएनए होते हैं। डीएनए क्या होता है, उसके अंदर जीन होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। फिर केंद्रक द्रव्य था, और ये हमारे ये चारों तरफ से केंद्रक को घेरे हुए हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या करती है कि हमारे पूरे जो हमारी सेल है उसको स्ट्रक्चर देती है, साथ ही साथ अपना लिपिड फॉर्मेशन करती है। लिपिड फॉर्मेशन के साथ अपना पढ़ा था राइबोसोम। राइबोसोम क्या कर रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क कर रहा था। इसके बाद पढ़ा था गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी जो काय थी वो क्या कर रही थी, ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रही थी। इसके अलावा पढ़ा था लाइसोसोम जो डाइजेशन का वर्क करता है ना। इसके अलावा पढ़ा था अपन ने साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, ये बहुत जरूरी होता है, सेब भी देता है, और वाटर तो आपको पता ही है हमारी बॉडी के लिए कितना सारी एक्टिविटीज अभी संपन्न होंगी। जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, जब तक वाटर नहीं होगा तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारी सेल का जो पावर हाउस है, बिजली घर कहलाता है। बिजली घर कहलाने के साथ साथ ये हमें एनर्जी देता है एटीपी के फॉर्म में। और ये बताया था कि डीएनए की जो संरचना थी व्हाट्सएप में क्रिकली दी थी, द्विकुंडली संरचना। जीन एक आनुवंशिक पदार्थ है जो जेनेटिक, जीन क्या होती है, एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखता है, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का वर्क करता है। फिर हमने पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जीव की कोशिका में स्थित आनुवंशिक पदार्थ में कृत्रिम विधियों के द्वारा बदलाव करने की प्रक्रिया जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। इसके एग्जाम्पल बताए थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जीन थेरेपी एंड जीन एडिटिंग। फिर हमने पढ़ा था संरचना के आधार पर बायोटेक्नोलॉजी। संरचना के आधार पर बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप की होती है, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी एंड नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या कर रहे थे, किसी भी जीव की कोशिका के लेवल पे जा रहे थे, उसके आनुवंशिक पदार्थ में चेंज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, चेंज कर बदलाव कर अविष्ट उत्पाद प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनी जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। जिसके एग्जाम्पल थे डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी एंड जीन एडिटिंग। इसके अलावा नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था अपन ने। जो नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी था, उसमें अपन ने बताया था किसी भी जीव या सूक्ष्म जीव के प्राकृतिक गुणों का उपयोग कर हमें ऐसे अविष्ट उत्पाद प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। जिसके एग्जाम्पल थे, फर्स्ट एग्जाम्पल था जैव सूचना विज्ञान और जैव हस्ताक्षर और जैव संसूचक। थैंक यू। तो अपनी क्लास आज की कंप्लीट हुई, एंड थैंक यू सो वेरी मच। आपने मेरी क्लास वॉचिंग देखी, उसके लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अगेन टू थैंक यू सो वेरी मच। बंद कर दीजिए। ओके, सेल फिगर और डाल देती हूँ। सेल स्ट्रक्चर बंद कर देना।